नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है जय यदु। आज का हमारा टॉपिक होगा कंपनी। आप लोगों का बीएसटी में एक टॉपिक है कंपनी एक्ट, ठीक है। उसमें आप लोगों का एक सहकारिता अधिनियम भी है। उसमें एक आप लोगों का कंपनी एक्ट है। दो उसमें मेजर एक्ट आपको दिए गए हैं, ठीक है। बाकी सारे टॉपिक आपके छोटे छोटे हैं, बट जो मेजर जो एक्ट वाले टॉपिक है दो उसमें है, एक सहकारिता वाला एक कंपनी वाला, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी एक्ट। सबसे पहला ये हमारा पहला पार्ट होगा जिसमें अपन जनरली नॉर्मल क्या देखेंगे, कंपनी का मीनिंग देखेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्या करेंगे अपन जानेंगे, ठीक है। तो ये पहला क्लास है। इसके बाद जो भी और मैं आगे पढ़ाऊंगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम, फिर प्रविवरण जो प्रोस्पेक्टस होता है वो क्या होता है, कंपनी मीटिंग क्या होता है, इसके अंदर सिलेबस में जो भी पॉइंट आपके दिए गए हैं आगे फिर देन मैं आप लोगों को कोर्स में कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। ये पहला वीडियो है, ये आप लोगों का यूट्यूब में भी डल रहा है और साथ में आप लोगों का कोर्स में भी डल रहा है। बट देन इसके आगे जो भी आप लोगों का वीडियो डलेगा वो कोर्स में ही डलेगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारा कोर्स परचेस करना हो और इसका पूरा डिटेल स्टडी करना हो तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस से रिलेटेड कोई ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर डायल कर लेना 8770123687। इस नंबर पे डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला हमारा टॉपिक आता है कंपनी। कंपनी एक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कंपनी का ही क्या जानना पड़ेगा, मीनिंग जानना पड़ेगा और उसका डेफिनेशन भी हमें जानना होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है और इसके डेफिनेशन बहुत से जो विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दिए हैं वो भी अपन जानेंगे, ठीक है। बाइलिंगुअल चलेगा क्लास, एक बार हिंदी टर्म एक बार इंग्लिश टर्म, जिस जैसे भी हो सके मैं ट्राई करूंगा कि आपको दोनों ही लैंग्वेज में समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का मीनिंग, देन उसका डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपन देखेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। कंपनी क्या है भाई, लैटिन भाषा के दोस्त, सबसे पहला याद रखना कौन से भाषा से कौन से लैंग्वेज से बना है, ये आप लोगों का लैटिन भाषा से बना हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से, ठीक है। अब उसके भी कौन से शब्द भाई, दो शब्द से मिलकर बना है, पहला कम और सेकंड होता है पेनिस। दो वर्ड से मिलके बना है, पहला आप लोगों का कम और सेकंड पेनिस। कम का मतलब होता है साथ हिंदी में, इंग्लिश टर्म हो जाएगा टुगेदर, मतलब साथ में क्या करना, रोटी खाना। ये क्या होता है आप लोगों का कंपनी का मीनिंग होता है। कम मतलब टुगेदर साथ में, पेनिस मतलब रोटी या भोजन, मतलब साथ में भोजन करना या रोटी खाना, यही आप लोगों का क्या हो जाता है, इसका मीनिंग हो जाता है कंपनी का। देखो भाई दो अलग अलग सेपरेट वर्ड में निकाला, कम और पेनिस, और कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और दोनों को जब अपन मीनिंग निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, साथ साथ रोटी खाना या भोजन करना, यही क्या निकल जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ। अगर वर्ड के बेस में मैं देखूं तो इसका अर्थ क्या निकल जाएगा, साथ साथ रोटी खाना या साथ साथ भोजन करना, यही इसका क्या निकल जाता है, शाब्दिक अर्थ। अगर आपको पूछा जाए कि कंपनी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो आपको याद रखना है कि ये आप लोगों के लैटिन भाषा से लिया गया है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कम और पेनिश। कम का मतलब साथ साथ, पेनिश का मतलब रोटी या भोजन। तो साथ साथ रोटी करना या साथ साथ भोजन करना, यही आप लोग का क्या हो जाता है, कंपनी हो जाता है, ठीक है भाई। ये आप लोगों का बेसिक जानकारी है, एकदम मेन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, एकदम जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है। अर्थात प्रारंभ में कंपनी का अर्थ उन लोगों के समूह से था जो साथ बैठकर भोजन करते थे, मतलब ऐसा एक ग्रुप था जो क्या करते थे, साथ में बैठकर क्या करते थे, भोजन करते थे। उन ग्रुप को ही क्या बोला जाता था, कंपनी। जब शुरू में इसको लिया गया तो क्या होता था, इसका मतलब यही निकाला जाता था कि जो समूह में होते थे और साथ में बैठकर भोजन करते थे उन्हें क्या बोला जाता था, कंपनी। बट बाद में इसका अर्थ ऐसे व्यक्ति को समूह से लिया जाने लगा जो किसी सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकत्रित हुए। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या लिया जाता था कि जो साथ में भोजन करते, बेन इसके बाद इसका क्या हुआ मीनिंग, जो साथ में काम कर रहा हो, उनका कोई निश्चित एम हो, लक्ष्य हो, टारगेट हो, गोल हो, उसे ही क्या लिया गया, इसका मीनिंग लिया गया, ठीक है भाई। तो ये आप लोगों का कंपनी, कंपनी का ये था आप लोगों का शाब्दिक अर्थ। आगे देखते हैं कानूनी अर्थ, इसका लीगल मीनिंग क्या होता है। अभी जो देखे वो क्या था भाई, शाब्दिक अर्थ था, ऊपर हमारे जो देखा गया वो था शाब्दिक अर्थ, ठीक है भाई। अभी जो देखेंगे वो देखेंगे लीगल मीनिंग, मतलब कानूनी अर्थ इसका क्या होता है। तो कानून की दृष्टि से कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, क्या है भाई, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, क्या कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, तो जी हाँ ये एक प्रकार का क्या है, कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब कि आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे कानून द्वारा बनाया जाता है। क्यों भाई, और आर्टिफिशियल पर्सन है और इसे किसे द्वारा बनाया जाता है, कानून के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, कानून के द्वारा बनाया जाता है, और जिसका अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। और इसका जो होता है अस्तित्व वो क्या होता है भाई, इसके सदस्यों से अलग होता है। मतलब ये हो गया कंपनी भाई, ये आप लोगों का हो गया कंपनी, और ये हो गए पर्सन्स जो इसके सदस्य हैं, ये तो ये अलग होता है, कंपनी अलग होता है, ये कंपनी अलग होता है,
और ये उनके पर्सन्स अलग होते हैं। ये पर्सन को ही आप कंपनी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग चीज होता है, कंपनी अलग चीज होता है और जो वहां हैं, वहां के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। वो सदस्य को ही वो कंपनी का नाम नहीं दे सकते, वो कंपनी अलग होता है और सदस्य क्या होता है, अलग अलग होते हैं, दोनों ही चीज, ठीक है भाई। तो सबसे पहला बात याद रखना कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दो शब्द से मिलकर बना है, कम और पेनिश। कम का मतलब साथ साथ, पेनिश का मतलब रोटी या भोजन। ये था आप लोग का शाब्दिक अर्थ कि साथ में बैठकर भोजन करना। देन उसका वो इन्वॉल्व होते गया, आगे आगे बढ़ते गया, तो उसका मीनिंग क्या निकाला गया कि साथ में क्या करना, किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना, यही क्या निकाला गया, कंपनी का अर्थ निकाला गया। देन अभी कानूनी में पढ़े तो हम लोग क्या पढ़े कि ये आप लोगों का एक क्या होता है, कृत्रिम व्यक्ति होता है, क्या होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, जिसे क्या होता है भाई, कानून के द्वारा बनाया जाता है और जिसका क्या होता है, एक पृथक अस्तित्व होता है, किससे, उनके सदस्य से, मेंबर से, जो भी उनके मेंबर होते हैं उनसे उसका क्या होता है भाई, सेपरेट, एक अलग से पहचान होता है, अलग से एक नाम होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कंपनी का अर्थ। मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। कानून इसे पृथक वैधानिक व्यक्तित्व प्रदान करता है। अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्या भाई आप ऐच्छिक रूप से है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। फ्रॉम अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, इनका क्या होता है, एक कॉमन गोल होता है और उस गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं भाई, साथ में आते हैं। एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और कानून इसे क्या करता है भाई, पृथक वैधानिक व्यक्तित्व प्रदान, मतलब एक अलग से भाई, ये आप व्यक्ति अलग है, कंपनी अलग है, ऐसे करके कानून बोलता है, ठीक है भाई। ये कंपनी है, इसका अलग से एक नाम है, वहां जो मेंबर्स काम करते हैं वो अलग है, ऐसा करके क्या करता है भाई, हमारा जो कानून है वो इसे बोलता है, ठीक है। आगे देखते हैं कंपनी की प्रमुख परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ कंपनी, ठीक है। डायरेक्ट आप लोगों को किसी का नाम दे देगा कि न्यायाधीश जेम्स, चार ऑप्शन दे देंगे, न्यायाधीश जेम्स और तीन और नाम दे देंगे और उसका डेफिनेशन दे देंगे। अब आपको चूज करना होगा कि वो डेफिनेशन किसने दिया, तो मैं आप लोगों के तीन चार डेफिनेशन भी लेके आया हूं। अब भाई डेफिनेशन पढ़ाते जाऊं तो बहुत सारे डेफिनेशन हो जाएंगे, बट कुछ मैं तीन चार डेफिनेशन लेके आया हूं, मे भी वहां से डायरेक्ट फंस जाए या ना भी फंसे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसने ये बोला, तो आपको इलिमिनेट करने में आसानी होगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं न्यायाधीश जेम्स, जस्टिस जेम्स, ये क्या बोलता है भाई, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। अ कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, क्या होता है भाई, एसोसिएशन होता है पर्सन का, यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट, जिनका कॉमन ऑब्जेक्ट होता है उनके लिए क्या है भाई, एसोसिएट है, पर्सन्स यूनाइटेड है, यही आप लोगों का क्या होता है, कंपनी होता है। कंपनी उन व्यक्तियों का समूह है जो किसी समान उद्देश्य की संगठित हैं, कुल मिला के जो एक, जिनका एक उद्देश्य है, जिनका एक लक्ष्य है और वो टारगेट है, और वो क्या है भाई, समूह बना के हैं, यही आप लोगों का क्या हो जाता है, कंपनी हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग भाई, न्यायाधीश जेम्स के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, न्यायाधीश जेम्स, जस्टिस जेम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। जेम्स क्या होता है, जब आप जेम्स को निकालते हो तो ऐसे निकलता है ना, ग्रुप में ही निकलता है जेम्स, खाया हो ना जेम्स, जेम्स ऐसे निकालोगे चम्मच में तो एक एक बूंद तो नहीं निकलता, वो ऐसे ग्रुप में ही निकलता है वो, तो ऐसे ही याद कर लो कि जेम्स फॉर ग्रुप, ठीक है। मतलब क्या है भाई, एक ग्रुप है जिनका क्या होता है, एक निश्चित गोल या उद्देश्य होता है। चलिए अब इसका लिमिटेशन क्या है भाई, ये जो डेफिनेशन दिया गया है इसमें पूंजी तथा वैधानिक अस्तित्व का उल्लेख नहीं है। इसमें जो कैपिटल है, पूंजी को कैपिटल बोला जाता है, कैपिटल का मतलब बहुत ही छोटा डेफिनेशन दे दिया, इसमें कैपिटल के बारे में कुछ बोला क्या, नहीं बोला। वैधानिक अस्तित्व, लीगल एंड लीगल मतलब उसका जो अस्तित्व है उसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है भाई, इसकी ये सारी कमी है। उसके बाद देखते हैं लॉर्ड लीडले। लॉर्ड लीडले, लॉर्ड लीडले क्या बोलते हैं भाई, कंपनी ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनी पूंजी एकत्र करते हैं। ये नया बात बोला, ये नया बात क्या बोला, जो अपनी पूंजी एकत्र करते हैं, क्या करते हैं भाई, पूंजी एकत्र करते हैं, ये नया बात बोला। बाकी जो है पुराना जेम से ही मिलता जुलता है। इट इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी टू अ कॉमन स्टॉक फॉर सम कॉमन पर्पस, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा बात यही बोला गया कि वो जो कैपिटल होते हैं भाई एकत्र करते हैं, ये एक्स्ट्रा बात बोला कौन भाई, लीडले। लीडले क्या बात बोला भाई, पूंजी का बात किया, पूंजी मतलब कैपिटल, एक्स्ट्रा स्टॉक लाने का बात किया। जबकि वो क्या बोला था, ग्रुप होता है और उनका क्या होता है भाई, एक निश्चित गोल होता है, टारगेट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा, चीफ जस्टिस मार्शल, जे के बाद स्पेस हो गया है, जे साथ में है ना। चीफ जस्टिस मार्शल, मुख्य न्यायाधीश मार्शल, ये क्या बोलते हैं भाई, कंपनी एक कृत्रिम अदृश्य तथा अमूर्त व्यक्ति है जिसका निर्माण कानून द्वारा किया जाता है, ठीक है भाई। ये कानून का बात किया, ठीक है। ये नया बात बोला कौन भाई, आप लोगों के मार्शल साहब। अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल इनविजिबल एंड इंटिजिबल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है भाई, कृत्रिम है
और अदृश्य है, और क्या है भाई, अमूर्त व्यक्ति है। ये याद रखना, कृत्रिम भी है, अदृश्य भी है और अमूर्त भी है। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है भाई, कानून के द्वारा होता है, मतलब कि लॉ के द्वारा ये क्या होता है भाई, क्रिएट होता है। इसको कौन बोला, मार्शल। तो अभी तक मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, एक जेम्स के अकॉर्डिंग पढ़ाया, एक लीडले के अकॉर्डिंग पढ़ाया, और एक आप लोगों को मार्शल के अकॉर्डिंग पढ़ाया, है ना। ये तीन परिभाषा, ये तीन डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताया। पहले में मात्र पर्पस होता है, गोल होता है, ग्रुप होते हैं। सेकंड में कैपिटल भी लगाता है, और तीसरे में इसको क्या बोला, कानून के द्वारा निर्माण होता है, मतलब क्रिएटेड बाय लॉ। और ये कैसा होता है, कृत्रिम होता है, अदृश्य होता है और अमूर्त होता है, आर्टिफिशियल, इनविजिबल और इंटिजिबल। ये बात किसने बोला भाई, मार्शल। तो ये तीन के अकॉर्डिंग अभी तक अपन अब देखे हैं। अब चौथा देखते हैं भाई, ठीक है। चौथा क्या बोलते हैं, चौथा आप लोगों का कौन है भाई, चौथा है आप लोगों का प्रोफेसर हेनी। प्रोफेसर हेनी ये क्या बोलते हैं भाई, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व तथा सामान्य मुद्रा, सार्व मुद्रा है ना, सार्व मुद्रा होती है, कॉमन सील बोलते हैं ना। इनके पास कॉमन सील का बात किया भाई, सील का बात कौन बोला, हैनी। हैनी ने बात किया किसका, सील का। कानून का बात किसने किया था, मार्शल ने किया था। कृत्रिम, अदृश्य, अमूर्त, आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटिजिबल, और साथ में क्रिएटेड बाय लॉ, इसका बात किसने किया था, मार्शल ने किया था। और ये जो आप लोगों का कॉमन सील है, उसका बात कौन किया भाई, हेनी ने किया। ठीक है, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व तथा सामान्य मुद्रा या सार्व मुद्रा, इसका हिंदी टर्म आता है सार्व मुद्रा। ठीक है, सील को हिंदी में क्या बोला जाता है, सार्व मुद्रा बोला जाता है। ठीक है भाई, सार्व मुद्रा होता है। तो सार्व मुद्रा का बात किसने बोला, प्रोफेसर हेनी ने बोला। ठीक है भाई, तो ये था अपन ने चार डेफिनेशन देख लिए। मे भी आप लोगों का डेफिनेशन ये चार में से आया मत है, लेकिन अगर ये चार आपके ऑप्शन में रहेंगे तो आपको इलिमिनेट करते बनेगा कि भाई हेनी के बारे में ये पढ़ा था, मार्शल के बारे में ये पढ़ा था, जेम्स के बारे में ये पढ़ा था। ठीक है, ऐसे करके आप क्या कर पाओगे, इलिमिनेट कर पाओगे, अगर चार में से भी कोई एक आध ऑप्शन में आ जाए तो। उसके बाद दिखते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार परिभाषा। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है भाई, डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। मतलब वो क्या होता है भाई, वो तो या तो इस एक्ट के अनुसार बना हो या कोई प्रीवियस, इसके पहले भी कोई कंपनी एक्ट बना हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो, इसका निर्माण हुआ हो या ये बना हो, वही क्या कहलाता है, कंपनी कहलाता है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी से आशा ऐसी कंपनी से है जिसका गठन तथा पंजीकरण इस अधिनियम अथवा इसके पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया हो। या तो 2013 के अधिनियम के अकॉर्डिंग हो, एक्ट अधिनियम 2013 के, या उसके पहले के जो अधिनियम आए थे, एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो, ये बना हो, वो क्या कहलाता है, कंपनी कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं कंपनी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। ठीक है भाई, कंपनी की विशेषता क्या क्या है वो देख लेते हैं। ऐच्छिक एवं समावेलित संगठन, पहला क्या बोलता है भाई, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं तो पहला क्या बोलता है, ऐच्छिक एवं समावेलित संगठन, वॉलेंट्री एंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कंपनी व्यक्तियों का स्वेच्छा से बनाया गया संगठन है तथा इसका समामेलन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होता है। ठीक है भाई, याद रखना, अ कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, ये कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बनाया जाता है ना, सहमति से बनाया जाता है। एंड इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट, और ये किसके द्वारा बनता है भाई, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही बनता है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बना है तो वो कंपनी नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये था आप लोगों का पहला कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड देखते हैं, कानून द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति, ये किसके द्वारा बनाया जाता है भाई, कानून के द्वारा बनाया जाता है। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, लॉ के द्वारा किया जाता है, कानून के द्वारा किया जाता है। और ये क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ये है इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। कंपनी कोई प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, लेकिन कानून इसे व्यक्ति का दर्जा देता है। ये याद रखना कि ये कोई प्राकृतिक नेचुरली नहीं बनता भाई, इसको कौन बनाता है, कानून बनाता है। कानून के जो नियम कानून है उन्हीं से ये बनता है और उन्हीं से ही इसका समापन किया जाता है ना। ये बात भी याद रखना कि ये कानून के द्वारा ही बनाया जाता है और कानून के द्वारा ही समाप्त किया जाता है। कंपनी कोई प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होता। ठीक है, इसे कानून के द्वारा व्यक्ति का दर्जा प्राप्त होता है और कानून के द्वारा ही बनता है और कानून के द्वारा ही क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। कंपनी खरीद सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, क्या चीज, कंपनी। कंपनी क्या क्या कर सकता है ये देख लो भाई, संपत्ति बेच सकता है, संपत्ति खरीद सकता है, मुकदमा कर सकता है, इसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है भाई, ये चीज याद रखना। एग्जाम्पल, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने नाम से जमीन खरीद सकती है, न कि शेयर धारकों के नाम से। ठीक है, मतलब कंपनी क्या कर सकता है भाई, अपने नाम से संपत्ति भी खरीद सकता है, बेच भी सकता है, किसी के ऊपर मुकदमा कर भी सकता है, कोई कंपनी के ऊपर भी मुकदमा कर सकता है, इसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड अपने नाम से जमीन खरीद सकता है, न कि शेयर धारकों के नाम से। तो ये था भाई आप लोगों का एक एग्जाम्पल। चलिए थर्ड देखते हैं, पृथक वैधानिक अस्तित्व। ये शुरू में ही बताया, जब शुरू में ही पढ़ा रहा था। तो जो कंपनी होता है और उनके जो मेंबर्स होते हैं दोनों सेपरेट होते हैं। ठीक है,
उनके मेंबर्स और कंपनी अलग अलग होते हैं, दोनों को अलग अलग देखा जाता है। ऐसा नहीं कि जो उनके मेंबर्स हैं उन्हीं को ही कंपनी मान लिया जाता है, दोनों को क्या किया जाता है, अलग अलग देखा जाता है। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। एग्जांपल, यदि कोई कंपनी में 10 लाख का ऋण है, एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि 10 लाख रुपए का क्या है भाई, ऋण है, लोन है, ठीक है, 10 लाख का क्या है, ऋण है, लोन है। ये सिंपल लैंग्वेज अभी है ना, कोई स्पेशल हिंदी एकदम ही हार्ड हिंदी नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश मीडियम वाला भी इतना समझ सकते हैं। लोन है भाई, एक एग्जांपल तौर पे यदि कंपनी का 10 लाख का क्या है भाई, लोन है, ठीक है। तो शेयर धारकों की व्यक्तिगत संपत्ति जब्त नहीं की जा सकती। तो क्या होगा भाई, शेयर धारकों का व्यक्तिगत संपत्ति जब्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनका जो भी शेयर धारक है उनको जितना रुपया देना है, जितने का शेयर लिए थे उतने ही पैसा क्या करेंगे, वो देंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। स्थायी अस्तित्व, परपेचुअल सक्सेशन, सदस्य आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूं तो मेरे को अटल बिहारी वाजपेयी का याद आता है कि इसी टाइप का समथिंग कुछ बोले थे ना वो, कि सरकारें आएंगी जाएंगी, उसी टाइप का ये कंपनी में भी होता है। क्या होता है कि सदस्य आते जाते रहते हैं, मेंबर्स, लेकिन कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। एक है, एक कंपनी है, वहां मैं काम कर रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पे, मेरे बाद कोई और आएगा, उनके बाद कोई और आएगा, लेकिन कंपनी बना हुआ होता है ना, कंपनी बना हुआ होता है, मेंबर्स आते हैं जाते हैं और वो सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कंपनी एक जगह अपनी जगह रहता है। और उसके अंदर में क्या होता है भाई, जो भी मेंबर्स हैं आते जाते रहते हैं, मतलब क्या होता है भाई, इनका अस्तित्व स्थायी होता है, ठीक है। मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है, मतलब मेंबर्स आएंगे जाएंगे लेकिन कंपनी रह रहता है। किसी निदेशक की मृत्यु हो जाए तब भी कंपनी समाप्त नहीं होती। इसका मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि जैसे हम कंपनी में किसी एक आदमी देख लेते हैं ना कि ये कंपनी का ये बॉस है, ये मेन है, ये लीडर है, तो वो जो लीडर है वो रहेगा नहीं रहेगा फिर भी कंपनी रहेगा ही, वो जाएगा तो कोई और आ जाएगा। हमें लगता है कि वो आदमी बॉस है, वही चलाता है, वो नहीं रहेगा तो कंपनी खत्म, ऐसा नहीं होता। वो जो है वो एक क्या होता है भाई, एक सदस्य होता है, मेंबर हो सकता है उसका गुडविल इतना ज्यादा हो कि लोग उसको बहुत ज्यादा जाने और उसी के नाम से लोगों कंपनी को जाने। लेकिन ऐसा अगर नियम कानून पे देखोगे तो क्या होता है, सदस्य आते जाते रहते हैं लेकिन जो कंपनी होता है क्या होता है भाई, बना रहता है, किसी एक के जाने से कंपनी खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। चलिए एक देखते हैं, सामान्य मुद्रा, सार्व मुद्रा बोला जाता है ना, सार्व मुद्रा, सामान्य मुद्रा, कॉमन सील, ठीक है। इसके लिए क्या होता है भाई, सील देखे होंगे, सील थप्पा जो रहता है, सील आप लोग देखे होंगे, वो सील क्या होता है भाई, सार्व मुद्रा के रूप में होता है, जो कि कंपनी के एक हस्ताक्षर के रूप में कार्य करता है। जैसे अपन, हमें अगर कोई परमिशन देना है तो हम क्या करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। वैसी कंपनी को भी कोई परमिशन देना हो, कोई आदेश देना हो या उसको ऑथेंटिसिटी मानना हो तो उसके लिए क्या होता है, एक सार्व मुद्रा होता है जिसे सील बोला जाता है, ठीक है, कॉमन सील। तो कॉमन सील कंपनी के आधिकारिक हस्ताक्षर के समान होता है। कॉमन सील एक्ट एज अ ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, मतलब जैसे एक आदमी अपने हैंड हाथ से सिग्नेचर करता है, वैसे ही कंपनी का एक सार मुद्रा होता है, सील होता है, उसी क्या बोला जाता है भाई, ये मान के चला जाता है कि वो उसका क्या है भाई, सिग्नेचर है। क्या चीज, उसका सार मुद्रा, उसका कॉमन सील। सीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी, शेयर धारकों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों को अंकित मूल्य तक सीमित होता है। एक एग्जांपल के तौर पे, कोई व्यक्ति है उसका क्या है भाई, 50,000 के शेयर खरीदे हैं, कितने का भाई, 50,000 का शेयर खरीदा है, तो अधिकतम दायित्व कितना, 50,000, मतलब जो भी इनके मेंबर्स होते हैं उनका जो दायित्व होता है उनके द्वारा खरीदे गए शेयर, जो वो शेयर परचेज किए हैं उनके अमाउंट तक ही क्या होता है, सीमित होता है, उससे ज्यादा उनका लायबिलिटी नहीं होता। तो इसी बात को बोला है कि इनका दायित्व क्या होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है, क्या होता है, सीमित होता है। अगर कोई 50,000 का शेयर खरीदा है तो अधिकतम दायित्व कितना होगा, उसका लायबिलिटी कितना होगा, 50,000 तक ही होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। स्वामित्व एवं प्रबंधन में पृथकता, ये याद रखना, डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, दोनों अलग अलग चीज होता है ना। एक आप लोगों का ओनरशिप अलग होता है और मैनेजमेंट अलग होता है। कंपनी में ओनरशिप अलग होता है और मैनेजमेंट आपका अलग होता है। कंपनी का स्वामित्व, ओनरशिप शेयर धारकों के पास होता है, किसके पास होता है भाई, शेयर धारकों के पास होता है, शेयर होल्डर्स, ठीक है। शेयर धारकों क्या बोला जाता है, शेयर होल्डर्स बोला जाता है, ठीक है भाई। जबकि प्रबंध निदेशक मंडल के हाथों में होता है, किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता है, ठीक है। ओनरशिप किसके हाथ में होता है, शेयर धारक के पास। जबकि प्रबंध, जो आप लोगों का मैनेजमेंट है, वो किसके, निदेशक, मतलब जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला होता है, उनके हाथ में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर टाटा मोटर्स के मालिक शेयर धारक हैं लेकिन संचालक निदेशक मंडल करता है। कौन करता है, निदेशक मंडल, निदेशक मंडल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है, ठीक है। जबकि उसके मालिक कौन हो जाएंगे, उसके शेयर धारक, जो उसको शेयर को रखे हुए हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं वो, ठीक है। चलिए पॉइंट 8 क्या बोलते हैं,
शेयर धारक एजेंट नहीं होते, शेयर होल्डर्स आर नॉट एजेंट, ये पॉइंट याद रखना। डायरेक्ट आपको पूछ क्या शेयर धारक एजेंट होते हैं, नहीं पढ़े हो तो डायरेक्ट हाँ बोल के टिक मार के आ जाओगे, या कुछ भी तुक्का हाँ या ना कुछ भी तुक्का मार के आ जाओगे। लेकिन पढ़े रहोगे तो आपको पता होगा कि शेयर धारक एजेंट नहीं होते। शेयर धारक कंपनी की ओर से अनुबंध नहीं कर सकते, याद रखना। कंपनी के साइड से जो आप लोग के शेयर धारक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो नहीं कर सकते एजेंट का काम, ठीक है भाई। शेयर धारक कंपनी की ओर से अनुबंध नहीं कर सकते, ये पॉइंट डायरेक्ट याद कर लो, माइंड में बैठा लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट आप लोग के कथन और कारण में ये वाला पॉइंट बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सदस्यों की संख्या पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं भाई, मिनिमम 7 होने चाहिए। सदस्यों की संख्या कितने होने चाहिए भाई, मिनिमम 7 होने चाहिए। सदस्यों की संख्या मिनिमम 7 होनी चाहिए। मैक्सिमम का नो लिमिट, किसमें भाई, पब्लिक कंपनी में। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितना होना चाहिए, 7, जबकि आप लोगों का मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ये याद रखना। प्राइवेट में मिनिमम आप लोगों का हो सकता है 2 और मैक्सिमम हो सकता है 200, ठीक है। 1% कंपनी, इसमें कितने होते हैं भाई, मिनिमम मेंबर 1 होते हैं। तो याद कर लो, पब्लिक में कम से कम 7 और मैक्सिमम में कोई लिमिटेशन नहीं। जबकि जो प्राइवेट है उसमें मिनिमम 2 होने चाहिए और एकदम 200 हो सकते हैं। लेकिन जो ओपीसी है, जो 1% कंपनी, उसमें कितने होने चाहिए भाई, 1 मेंबर होने चाहिए, ठीक है भाई। यही आपको यह बात बताया गया है। उसके बाद कार्यक्षेत्र की सीमा, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। कंपनी केवल उन्हीं कार्यों को कर सकती है जिनका उल्लेख उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में किया गया हो, ठीक है। ये क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये पॉइंट को भी कवर करूंगा, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, हिंदी में से पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम बोला जाता है, वो सब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। प्रविवरण क्या है, कंपनी मीटिंग्स क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं पार्षद सीमा नियम के अंदर, पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत, और भी जो टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में, वो सारे टॉपिक मैं कवर करा दूंगा। लेकिन अभी इतना जान लो कि कार्य क्षेत्र सीमा, कंपनी केवल उन्हीं कार्यों को कर सकती है जिनका उल्लेख क्या किसमें हो भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए में हो, ठीक है। उन्हीं कार्यों को क्या कर सकता है, वो कर सकता है, जिनका उल्लेख उसमें नहीं है उस काम को वो नहीं कर सकता। अब आगे मैं बताऊंगा, जब मैं इसका एक अलग से क्लास लूंगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए का एक सेपरेट क्लास रहेगा, लंबा डिटेल क्लास रहेगा, उसमें मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा कि आप लोगों का एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वो अलग बनेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अलग क्लास बनेगा, इसका अलग क्लास बनेगा, प्रोस्पेक्टस का अलग क्लास बनेगा, कंपनी मीटिंग का अलग क्लास बनेगा। ऐसे करके सेपरेट मैं आपको अलग अलग क्लास प्रोवाइड कराऊंगा और आप लोगों के कोर्स में डला दूंगा, ठीक है भाई। तो यहां इतना जान लो, कार्य क्षेत्र सीमा, लिमिटेशन ऑफ एक्शन, तो वही काम कर सकते हैं जिसका उल्लेख मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किया गया हो। एक एग्जांपल के तौर पे, कंपनी का उद्देश्य कपड़े बनाना है तो वह बिना संशोधन के बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकता। जब तक वो रेक्टिफिकेशन नहीं कराएगा, सुधार नहीं कराएगा, तब तक वो नया काम, अगर वो उसका उद्देश्य कपड़ा बनाना लिखा है तो कोई और काम नहीं कर सकता है ना। पता चल रहा है कपड़ा बनाना लिखा है और कुछ और काम किए जा रहे हैं, उसमें चेंज कराना होगा, अगर कुछ अलग काम कर रहे हो उसके जगह कुछ और अलग काम, तो उसको चेंज वहां से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो नियम क्या है कि जो लिखा हो वही काम करना है, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो वो अवैधानिक इलीगल हो जाएगा। अंशों और ऋण पत्रों का हस्तांतरणीयता, ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स, ठीक है भाई। तो शेयर धारक अपने शेयर अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकते हैं, याद रखना, शेयर धारक अपने शेयर अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल सी बात कि वो अगर शेयर रखे हैं तो अपने शेयर को कोई अदर पर्सन है उनको क्या कर सकते हैं भाई, ट्रांसफर कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। शेयर एंड डिबेंचर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, मतलब उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, वो ट्रांसफरेबल होता है। 12वां क्या बोलता है भाई, कंपनी नागरिक नहीं है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए वह नागरिक नहीं मानी जाती। अब आप लोग ये बोलोगे कि सर अभी आप पढ़ाए हो कि यह कृत्रिम व्यक्ति होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, तो ये तो नागरिक भी होगा, सिटीजन भी होगा। आप लोगों के सिलेबस में डायरेक्ट लिखा है कि कंपनी क्या एक नागरिक है, ठीक है। यहाँ आप लोगों का सिलेबस है, यहाँ आप लोगों के सिलेबस में डायरेक्ट लिखा गया है क्या कंपनी एक नागरिक है, यहाँ आप लोगों का दिया गया है पॉइंट, पहले पे ही देखना, कंपनी का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन, क्या कंपनी एक नागरिक है, और क्वेश्चन मार्क डला हुआ है आप लोगों के सिलेबस में डायरेक्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको स्पेशल देखना है, ठीक है। इसका सेपरेट एक और वीडियो बना दूंगा मैं, उसमें और इसमें डिटेल चर्चा कर लेंगे। तो ये याद रखना भाई, सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है ये पॉइंट, कंपनी नागरिक नहीं है, क्या नागरिक है करके लिखा है सिलेबस में और क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है ना। तो याद रखना कंपनी नागरिक नहीं है, ठीक है। कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है इसलिए वह नागरिक सिटीजन नहीं माना जाता, लेकिन संपत्ति रख सकता है, मुकदमा कर सकता है, मौलिक अधिकारों का कुछ हद तक लाभ भी उठा सकता है, ठीक है भाई। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। इस पॉइंट का आप लोगों के सिलेबस में है डायरेक्ट, एक आध पहली दूसरी लाइन में दिया हुआ है ना, क्या कंपनी एक नागरिक है बोल के। ऋण लेने की शक्ति, बोरोइंग पावर्स,
समामेलन के बाद कंपनी आवश्यकता पड़ने पर बैंक या अन्य वित्तीय संस्था से ऋण ले सकती है। याद रखना समामेलन के बाद। अब ये समामेलन क्या होता है ये भी आप लोगों के मन में आ रहा होगा, है ना। इनकॉर्पोरेशन, समामेलन, ये क्या होता है ये सब पढ़ेंगे। समामेलन भी पढ़ाऊंगा मैं कि समामेलन क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मैं एक डिटेल, इसका भी सेपरेट वीडियो बनेगा, ठीक है भाई। तो समामेलन के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी आवश्यकता पड़ने पर बैंक या अन्य वित्तीय संस्था से क्या हो सकता है भाई, मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद वो क्या कर सकता है, बैंक या अन्य जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उससे पैसा ले सकता है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देख लो भाई, इन्फोसिस लिमिटेड बैंक से ऋण लेकर नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है, ठीक है भाई, ये इसका एक एग्जांपल है। चलिए अब इन्फोसिस लिमिटेड कोई आदमी नहीं है ना, एक कंपनी है और वो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नाम, ठीक है। उसके मेंबर्स का बात नहीं हो रहा है, वही कंपनी का ही बात हो रहा है कि इन्फोसिस लिमिटेड बैंक से ऋण लेकर नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। कंपनी का सामाजिक चरित्र, सोशल कैरेक्टर ऑफ कंपनी। आधुनिक विचारधारा के अनुसार कंपनी केवल आर्थिक संगठन नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था भी है। अ कंपनी इज नॉट merely एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट बट आल्सो अ सोशल इंस्टीट्यूट। मतलब बोलने का मतलब ये है, ये जो 14 पॉइंट ये बोल रहा है कि भाई इनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होते हैं। कंपनी ऐसा नहीं कि बस आप पैसा कमाएं और निकल लिए, ओनली आर्थिक संगठन बस नहीं है, मतलब कि ये आप लोगों का क्या है, ओनली इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट बस नहीं है, साथ में इसका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ऐसा नहीं कि आप पैसा कमाना है बोल के सट्टा खिलाए जा रहे हो, दारू पियाए जा रहे हो, कुछ भी आया हरकत किए जा रहे हो। कैसा होना चाहिए भाई, लीगल होना चाहिए, आर्थिक तो, और साथ में उनका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है ना कंपनी का, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं करता है तो वो इलीगल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, कंपनी तथा साझेदारी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें डिफरेंस क्यों बता रहे हो, पार्टनरशिप कंपनी में इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पहला क्लास है, आपको पूरा कंपनी क्लियर होना चाहिए कि पार्टनरशिप से ये कैसे अलग है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली से ये कैसे अलग है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये पहला क्लास है, तो मैं चाहता हूं कि पहला क्लास जो आपका बेस हो एकदम ही परफेक्ट हो, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊं तो अब आपके मन में वो ज्यादा क्वेश्चन मत आए, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस देखेंगे कि कैसे ये अलग है पार्टनरशिप से, कैसे ये आप लोगों का कंपनी अलग है, ये अपन देख लेते हैं। देन और ज्वाइंट हिंदू फैमिली से ये कैसे अलग है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो अदर जो आप लोगों के संगठन होते हैं उनसे क्या करेंगे, कंपनी में एक कंपेयर करके देखेंगे कि किन चीजों पे कंपनी इनसे कैसे अलग है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, दोनों संगठन व्यापार करने के लिए बनाया जाता है, मतलब कंपनी भी और पार्टनरशिप भी बिजनेस करने के लिए क्या किया जाता है भाई, बनाया जाता है। लेकिन इनके गठन, दायित्व, प्रबंधन तथा कानूनी स्थिति में काफी अंतर होता है। गठन मतलब इसका जो होता है गठन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है और जो लाइबिलिटी होता है और जो मैनेजमेंट होता है और उनका जो कानूनी अस्तित्व होता है, जो लीगल सिचुएशन होता है, उनमें क्या होता है भाई, बहुत सारे अंतर होते हैं। इन्हीं अंतर को क्या करेंगे अभी जानेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व कंपनी का होता है कि पार्टनरशिप, कंपनी का अपने सदस्यों से अलग वैधानिक अस्तित्व होता है। अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। याद रखना पृथक अस्तित्व किसमें होता है, कंपनी में होता है। कंपनी का अपने सदस्यों से क्या होता है भाई, अलग वैधानिक अस्तित्व, मतलब इसके सदस्य जो होते हैं वो अलग होते हैं, इसके मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी क्या होता है भाई, अलग होता है। ये आप लोगों का क्या है, पहला डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस, अ पार्टनरशिप फर्म हैज नॉट सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। मतलब जो पार्टनरशिप होते हैं उनका अलग अस्तित्व नहीं होता उनके पार्टनर से, ठीक है भाई। अगर दो लोग अपन पार्टनरशिप कर लिए, राहुल और मैं, और फिर पार्टनरशिप करने के बाद मैं बोल दूं कि जय नाम का कंपनी है और उनका बोल दूं कि जय अलग है और हम दोनों अलग हैं, तो वो मानेगा क्या, वो तो मेरे को लात मार के भगा देना, ये क्या बात हुआ भाई बोल के। तो पार्टनरशिप में अलग अलग नहीं होता भाई, पार्टनर दो को बना लिया, मैं पैसा रख लिया, बोल दिया वो कंपनी अलग है भाई, ऐसा नहीं होता ना। मतलब पार्टनरशिप में अलग अस्तित्व नहीं होता, साझेदारी फर्म का अपने साझेदारों से अलग अस्तित्व नहीं होता। अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स पार्टनर। जबकि कंपनी में अलग अस्तित्व, कंपनी अलग होता है, उनके मेंबर्स अलग होते हैं, ठीक है भाई। एक एग्जांपल देख लो भाई, एक एग्जांपल भी देख लो। एग्जाम्पल क्या बोलता है, यदि टाटा लिमिटेड पर मुकदमा हो तो मुकदमा कंपनी के विरुद्ध होगा, शेयर धारकों के विरुद्ध नहीं होगा, ठीक है भाई। याद रखना अगर टाटा कंपनी लिमिटेड के ऊपर हो रहा है, टाटा लिमिटेड के ऊपर, तो मुकदमा किसके ऊपर हो रहा है, कंपनी के विरुद्ध होगा, शेयर धारकों के विरुद्ध नहीं। लेकिन साझेदारी फर्म में मुकदमा सीधे साझेदारों के विरुद्ध भी हो सकता है। तो याद रखना साझेदारी में क्या हो सकता है, डायरेक्ट, जैसे दो साझेदार हैं ए और बी, ठीक है, तो यहां तो कोई कंपनी कुछ नाम है नहीं भाई, तो डायरेक्ट मुकदमा करूंगा तो ये साझेदार दोनों के ऊपर मैं कर रहा हूं, ठीक है, या चाहूं तो किसी एक के ऊपर भी कर सकता हूं, तो डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जबकि कंपनी क्या होता है, ये कंपनी है और ये उनके क्या हो जाते हैं, मेंबर्स हो जाते हैं। तो कंपनी के ऊपर करूंगा तो उनके मेंबर्स पे मैं नहीं किया हूं, है ना।
कंपनी क्योंकि अलग होता है। ये आपके एग्जाम्पल है। अधिनियम एक्ट देखते हैं भाई, कंपनी का कौन सा एक्ट है और पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट है। तो कंपनी का कौन सा एक्ट है भाई, 2013, कंपनी एक्ट 2013 है। पार्टनरशिप का कौन सा एक्ट है, 1932 का एक्ट है। ठीक है। संपत्ति का अधिकार, कंपनी की संपत्ति पर अधिकार कंपनी का होता है, शेयर धारकों का नहीं। कंपनी इटसेल्फ ओन्स इट्स एसेट्स, कंपनी की संपत्ति पर अधिकार कंपनी का होता है, शेयर धारकों का नहीं। याद रखना, जो भी आप लोगों का एसेट्स होता है वो कंपनी खुद ओनर होता है। क्या होता है, कंपनी इटसेल्फ ओन्स इट्स एसेट्स, उसके एसेट्स को कौन करता है भाई, कंपनी रखता है और वही उसको ओन्स करता है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, फर्म की संपत्ति पर अधिकार साझेदार जो पार्टनर्स होते हैं उनके में होता है। ठीक है भाई। चलो, समामेलन एवं पंजीयन, इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन। अब ये समामेलन पंजीयन मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये जो है ये याद रखना आप लोगों, इसका सेपरेट एक क्लास आएगा, अच्छा लंबा चौड़ा रहेगा ये क्लास भी। इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे समामेलन होता है, कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है और रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का। ठीक है भाई, ये अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, सिलेबस में भी आप लोगों का डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। कंपनी देखते हैं, कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य होता है। सर्टिफिकेट और इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही कंपनी अस्तित्व में आती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद ही कंपनी क्या होता है भाई, एग्जिस्ट होता है, वो आता है। जबकि पार्टनरशिप साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य नहीं होता, इसका रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है। जबकि ये जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में एमओए बोला जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे एओए बोला जाता है, से बंधी हुई होती है। ये क्या होता है भाई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये मैं बता रहा था, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इनसे क्या होता है भाई, बंधा हुआ होता है, इसमें इनके नियम कानून उल्लेख होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है भी आप लोगों का कंपनी होता है। जबकि पार्टनरशिप क्या होता है, साझेदार संस्था पार्टनरशिप डीड साझेदारी अनुबंध के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग क्या होते हैं भाई, बंधे होते हैं। ये इनके अकॉर्डिंग चलते हैं, साझेदारी अनुबंध जिसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। जबकि कंपनी होते हैं किसके अकॉर्डिंग चलते हैं भाई, आप लोगों का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, सदस्यों की संख्या कंपनी में, प्राइवेट में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में 7, मैक्सिमम में कोई लिमिटेशन नहीं। ओपीसी 1 पर्सन, कंपनी में मिनिमम 1 हो सकते हैं। जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम आपके 50 हो सकते हैं। ठीक है भाई। आगे देखते हैं, लायबिलिटी कंपनी क्या होता है भाई, शेयरधारकों का दायित्व सीमित होता है। जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है, प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। मतलब पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होता है अनलिमिटेड होता है, और जो आप लोगों का ये होता है कंपनी, इसमें शेयरधारकों का दायित्व क्या होता है भाई, सीमित होता है। लिमिटेड लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर। ठीक है भाई। एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि यदि फर्म पर 10 लाख का कर्ज है, यदि फर्म पर क्या है 10 लाख का कर्ज है, तो आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों की निजी संपत्ति को भी बेची जा सकती है। ये एग्जांपल है भाई, देख लो। ठीक है। अगर पैसा लेना होगा तो साझेदार जो पार्टनर्स होते हैं उनकी संपत्ति को भी बेच कर लिया जा सकता है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं। जितने का आप शेयर लिए हो वहीं तक आपका क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, प्रतिनिधि व्यवसाय, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। कंपनी में क्या होता है, प्रत्येक शेयर धारक कंपनी का प्रतिनिधि नहीं होता। अ शेयर होल्डर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द कंपनी, प्रत्येक शेयर धारक कंपनी का प्रतिनिधि एजेंट नहीं होता। ये याद रखना, जो भी आप लोगों के शेयर होल्डर्स हैं कंपनी का प्रतिनिधि या जिसे एजेंट बोला जाता है नहीं होता है। ठीक है भाई। जो कि पार्टनरशिप प्रत्येक साझेदार फर्म का क्या होता है भाई, प्रतिनिधि या एजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रबंध में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सभी शेयरधारक प्रत्यक्ष रूप से प्रबंध में भाग नहीं लेते। मैनेजमेंट इज कैरिड आउट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। प्रत्यक्ष से प्रबंधन में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है भाई, जो आपके शेयरधारक होते हैं। जबकि पार्टनर्स कैन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, पार्टनर डायरेक्ट मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, है ना। जैसे 2 पार्टनर्स हैं भाई, या 3 हैं या 4 हैं। अब 4 हैं, अब चारों से ही तो सलाह मशवरा या मैनेजमेंट में परामर्श लेना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक से नहीं लिए तो मनमुटाव हो जाएगा, तो फिर पार्टनरशिप खत्म होने का डर रहेगा। तो ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता, वहां क्या किया जाता है भाई, सभी से सलाह लिया जाता है। जबकि आप लोगों का जो कंपनी होता है इसमें शेयरधारक के प्रत्यक्ष रूप से प्रबंध में भाग नहीं लेते, मतलब डायरेक्टली वो नहीं लेते हैं। अन्य सदस्यों को बाध्य करना, कंपनी एक शेयरधारक अपने कार्यों में अन्य शेयरधारक को बाध्य नहीं कर सकता। वन शेयर होल्डर कैन नॉट बाइंड अदर शेयर होल्डर्स, एक शेयरधारक अपने कार्यों से अन्य शेयरधारक को बाध्य नहीं कर सकता। ये याद रखना भाई, वन शेयर होल्डर्स कैन नॉट बाइंड अदर शेयर होल्डर। जबकि पार्टनरशिप एक साझेदार के कार्य अन्य साझेदार को बाध्य कर सकते हैं। एक्ट ऑफ वन पार्टनर्स बाइंड टू इंटायर, जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे ए और बी क्या है भाई, पार्टनर्स हैं। ए माल खरीदने का अनुबंध करता है तो बी भी उस अनुबंध के लिए उत्तरदायी होगा। अगर एक किया है कोई काम तो दूसरा भी जिम्मेदार होगा। ठीक है भाई। आप अपने फ्रेंड के साथ गए, फ्रेंड के साथ कुछ इधर उधर
हरकत कर दिए या घटना को अंजाम दे दिए तो आपके साथ आपका फ्रेंड भी जिम्मेदार होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हैं ना। तो वैसे ही पार्टनरशिप में यहाँ एग्जांपल दिया गया है कि ए और बी में ए ने कोई डिसीजन लिया या कोई माल खरीदा तो बी ये नहीं बोलेगा कि आप लेके आए हो मैं लेके नहीं आया हूं, मैं इसका लॉस का जिम्मेदार नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकता है ना। दोनों का क्या होगा, उसके लिए उन लोग उत्तरदायी होंगे। ठीक है, यही बात ये बोलना चाह रहे हैं। चलिए, अंकेक्षण ऑडिट। कंपनी, लिमिटेड कंपनी में लेखों का अंकेक्षण कराना कानून द्वारा अनिवार्य है। ऑडिट इस क्या होता है, कंपलसरी होता है। अंकेक्षण जो आप लोग का ऑडिट होता है कंपनी में क्या होता है भाई, कंपलसरी होता है। लिमिटेड कंपनी में लेखों का अंकेक्षण कराना कानूनी द्वारा अनिवार्य। कौन सी कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में, ये याद रखना, लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, जबकि पार्टनरशिप में ऑडिट इज जनरली नॉट कम, मतलब पार्टनरशिप में कोई जरूरी नहीं है, जबकि कंपनी में भी, लिमिटेड कंपनी में क्या होता है भाई, ये जरूरी होता है कानूनी रूप से। हितों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। पब्लिक कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी में क्या होता है भाई, पब्लिक कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण स्वतंत्र, किस कौन सी कंपनी में, याद रखना, नाम बोल रहा हूं तो याद रखते जाना। पब्लिक कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। और ऊपर जो मैं पढ़ाया, ऊपर जो ऑडिट, ये लिमिटेड कंपनी में जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। जबकि ये हितों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये कौन सी कंपनी में होता है, पब्लिक कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ठीक है भाई, जबकि साझेदार में ट्रांसफर रिक्वायर्स कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। कोई साझेदार अन्य साझेदारों की सहमति के बिना अपना हिस्सा हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे 13 पॉइंट, स्थायी अस्तित्व, परपेचुअल एग्जिस्टेंट। कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है, वही लोग आएंगे जाएंगे, वो आपको याद दिला रहा था अटल बिहारी वाले वाजपेयी वाला जो बात कर रहा था मैं, सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। वैसे ही कंपनी में क्या होता है, मेंबर्स आते हैं जाते हैं लेकिन कंपनी बना हुआ होता है। कंपनी का अस्तित्व क्या होता है भाई, स्थायी बना हुआ होता है। मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी कंटिन्यूस। पार्टनरशिप, साझेदारी, किसी साझेदार की मृत्यु, दिवालिया या सेवानिवृत्ति से फर्म ही समाप्त हो जाता है। भाई दो लोग हैं, एक खत्म हो गया या डेथ हो गया तो पार्टनरशिप तो खत्म। अब ये मैं थोड़ी बोलूंगा कि बना ही रहेगा, नहीं भाई, पार्टनर एक ही तो बचा, एक तो चला गया, तो कहां से पार्टनरशिप, है ना। ठीक है, दो में से एक गया तो क्या बचा, तुम गए तो मैं नहीं बचा, मैं गया तो तुम नहीं बचा, इस टाइप का पार्टनरशिप हो जाता है ना। चलो, यहाँ आप लोगों को शॉर्ट में बताया गया है। ठीक है, वही जो मैं पढ़ाया ऊपर में, इसी को आपको शॉर्ट में मैं बनवा दिया हूँ। यहाँ आप लोगों को बेस है और वो दोनों में डिफरेंस है। जैसे पृथक अस्तित्व इसमें होता है, इसमें नहीं होता है। एक आध दो मैं बता देता हूँ, फिर आगे आप लोगों को जब पीडीएफ मिलेगा वहां से आप लोग देख लेना। पृथक अस्तित्व इसमें होता है, इसमें नहीं होता। अधिनियम इसमें 2013 का है, इसमें 1932 का है। तो ऐसे करके मैं बना दिया हूँ, वहां आप लोग देख लेना। ठीक है भाई, न्यूनतम सदस्य, ये निजी कंपनी में 2, प्राइवेट कंपनी में 7। ऊपर पढ़ाया हूँ डिटेल में, तो इसको देख के समझ जाना भाई। थोड़ा शॉर्ट में की टाइप का बना है, ये 2 7 क्या है, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, चलो ऊपर पढ़ाया हूँ तो यहाँ मैं शॉर्ट में बना दूंगा, शॉर्ट में देखोगे तो और आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कंपनी और हिंदू अविभाजित परिवार, HUF। डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है भाई, ये दोनों के बीच क्या है आप लोगों का डिफरेंस है। तो सदस्यों का आधार, बेसिस ऑफ मेंबरशिप, सदस्यों का आधार, हिंदू अविभाजित परिवार HUF में केवल संयुक्त हिंदू परिवार, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के सदस्य ही शामिल होते हैं। HUF में केवल क्या होता है भाई, संयुक्त हिंदू फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के सदस्य ही शामिल होते हैं, ये आपको पता ही है। ओनली मेंबर्स ऑफ अ ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैन बिकम मेंबर्स ऑफ HUF, मतलब जो उनके मेंबर्स होते हैं वही शामिल होते हैं। जैसे नाम से ही स्पष्ट है भाई, संयुक्त आप लोगों का हिंदू अविभाजित परिवार, तो उनके सदस्य क्या होते हैं, उनके घर के जो पारिवारिक होते हैं वही उनके क्या हो जाते हैं, सदस्य। जबकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में किसी भी जाति, धर्म या परिवार का व्यक्ति सदस्य बन सकता है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज एंड फैमिलीज कैन बिकम मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। एग्जाम्पल, यदि शर्मा परिवार का HUF व्यवसाय है तो केवल उसी परिवार के सदस्य उसमें शामिल होंगे। जबकि टाटा लिमिटेड में कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदकर सदस्य बन सकता है। ऐसा नहीं कि अपन देखेंगे कि आप ये जात के हो, आप वो धर्म के हो, ऐसा करके नहीं देखा जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं। सेकेंड, प्रबंधन एवं ऋण लेने का अधिकार, मैनेजमेंट एंड बोरोइंग पावर्स। अब ये जो आप लोगों का प्रबंधन है जिसे मैनेजमेंट बोला जाता है, और ऋण जिसे लोन, तो मैनेजमेंट और लोन लेने का जो पावर है वो कैसा होता है। HUF में केवल कर्ता को व्यवसाय चलाने तथा ऋण लेने का अधिकार, जो उनके मेन बॉस होते हैं उसी को ही कर्ता बोला जाता है ना, तो उन्हीं को क्या होता है भाई, अधिकार होता है। ओनली कर्ता हैज द ऑथोरिटी टू मैनेज बिजनेस एंड बोरो मनी। जबकि कंपनी में क्या होता है, कंपनी में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता, प्रबंध डायरेक्टर के द्वारा किया जाता है। मैनेजमेंट इज कैरिड आउट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, प्रबंध डायरेक्टर के द्वारा
किया जाता है। सदस्यता प्राप्त करने का आधार बेसिस ऑफ मेंबरशिप। एचयूएफ में क्या होता है, व्यक्ति जन्म से ही सदस्य बन जाता है। एचयूएफ में क्या हो जाता है, वो जन्म से ही सदस्य बन जाता है। मेंबरशिप अराइजेस बाय बर्थ, जबकि कंपनी में क्या होता है, सदस्यता शेयर खरीदने या सदस्य बनने के बाद प्राप्त होती है। मेंबरशिप इज एक्योर्ड बाय परचेजिंग शेयर्स। ठीक है भाई, आप क्या करते हैं, खरीदना पड़ता है। इसमें जो सदस्यता है आप खरीदना पड़ता है। और कैसे खरीदोगे, सदस्यता शेयर खरीदने, जब शेयर खरीद लेते हो तब क्या होता है, आप सदस्य बन जाते हो। मेंबर्स शिप इज एक्यूरेट बाय परचेजिंग शेयर्स। ठीक है भाई, ये आप लोगों का कंपनी होता है, उसमें आप पैदा होते ही आप उनके सदस्य बन जाते हैं। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, 20 से अधिक सदस्य होने पर भी एचयूएफ का पंजीकरण अनिवार्य नहीं। मतलब 20 से भी अगर आपके अधिक सदस्य हो जाएंगे फिर भी एचयूएफ का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, एचयूएफ में कोई कंपलसरी नहीं होता, जबकि कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य होता है। ये जब तक पंजीकरण नहीं होगा ये कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ आप लोगों को शॉर्ट में बताया गया, वही जो मैं ऊपर पढ़ाया हूँ उसी को मैं यहाँ शॉर्ट में डब्बा बना दिया हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, सदस्य इसमें संयुक्त परिवार के सदस्य विभिन्न व्यक्ति होते हैं। कर्ता होता है इसमें मेन, इसमें कौन होता है, निदेशक मंडल। ठीक है, इसमें जन्म से और इसमें शेयर खरीदने से। इसमें पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन इसमें आवश्यक होता है, इसमें आवश्यक नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंपनी और सीमित दायित्व भागीदारी, एलएलपी, जो आप लोगों का कंपनी होता है और एलएलपी में अपन क्या देख लेते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं। ठीक है भाई, ये सारे डिफरेंस देखोगे तो आपको पता रहेगा कि कंपनी कैसे जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनसे अलग है। ठीक है भाई, तो ये देख लिए रहो। ये अभी देखते हैं एलएलपी और कंपनी में अपना डिफरेंस। तो पहला क्या बोलता है भाई, पहला आप लोग का बोलता है कि ये जो आप लोग का एलएलपी होता है और जो आप लोगों का कंपनी होता है उसमें एक्ट, तो कंपनी का गठन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग है, जबकि एलएलपी का गठन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अनुसार है। ठीक है, एलएलपी का गठन किसके अकॉर्डिंग हुआ, 2008 के, जबकि कंपनी का 2013। नाम क्या होता है, कंपनी के अंत में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाया जाता है। ठीक है भाई, प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या लगाता है, प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के लास्ट में, और जो आप लोग का पब्लिक कंपनी हो अपने नाम के लास्ट में क्या लगाता है, लिमिटेड शब्द वर्ड लगाता है। ठीक है, जबकि एलएलपी नाम के अंत में एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाया जाता है। ठीक है, लास्ट में क्या लगाएगा, एलएलपी, ये क्या लगाएगा, लिमिटेड, और जो प्राइवेट कंपनी रहेगा वो प्राइवेट लिमिटेड। एग्जाम्पल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी एलएलपी, एक एग्जाम्पल दिया गया है। चलिए, दायित्व जो आप लोगों का लायबिलिटी होता है, शेयर धारकों का दायित्व उनके शेयरों तक सीमित होता है। लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर, जो वैल्यू होता है शेयर का वहां तक वो क्या होता है भाई, सीमित होता है। कंपनी में जो लायबिलिटी होता है शेयर धारकों का, जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका, जबकि एलएलपी में क्या होता है, साझेदारों का दायित्व उनके योगदान कंट्रीब्यूशन तक सीमित होता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन, मतलब उनके जो कंट्रीब्यूशन होते हैं वहीं तक क्या होता है भाई, सीमित होता है। एलएलपी में साझेदारों का दायित्व उनके योगदान कंट्रीब्यूशन तक सीमित होता है। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन। एजेंसी संबंध, एजेंसी रिलेशनशिप, कंपनी संचालक डायरेक्टर कंपनी के एजेंट होते हैं। जो आप लोगों के डायरेक्टर्स होते हैं, जो संचालक होते हैं, वही क्या होते हैं भाई, कंपनी के एजेंट होते हैं। जबकि एलएलपी में क्या होता है, प्रत्येक साझेदार एलएलपी का एजेंट होता है। ठीक है, प्रत्येक साझेदार क्या होता है भाई, एलएलपी का एजेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं। समझौते और व्यापारिक लेन देन, कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। कंपनी डायरेक्टर अन्य कंपनियों के साथ समझौते कर सकते हैं, जबकि एलएलपी में क्या होता है, पार्टनर अन्य व्यक्ति या एलएलपी के साथ समझौते कर सकते हैं। पार्टनर्स अन्य व्यक्ति या एलएलपी के साथ समझौता कर सकते हैं, डायरेक्टर अन्य कंपनी के साथ समझौता कर सकता है। ये दोनों में डिफरेंस है भाई। ठीक है, कि इसमें समझौते या व्यापारिक लेन देन, कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस ट्रांजेक्शन के बेस पे। उसके बाद देखते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अंशों का हस्तांतरण। कंपनी में क्या होता है, शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये क्या होता है, फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं शेयर। जबकि एलएलपी में क्या होता है, ट्रांसफर डिपेंड ऑन एलएलपी एग्रीमेंट, जो एलएलपी एग्रीमेंट हुआ है उसके बेस पे क्या होता है, ट्रांसफर डिपेंड होता है, जबकि इस पे डिपेंड नहीं होता, आसानी से इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। अंश प्रमाण पत्र, शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी सदस्यों के अधिकार शेयर सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित होते हैं। सदस्यों के अधिकार शेयर सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित होते हैं कंपनी में, है ना। जो आप लोगों का अंश प्रमाण पत्र होता है, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है, सदस्यों के अधिकार शेयर सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित होते हैं। जबकि एलएलपी में शेयर सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता है। एलएलपी में शेयर जो सर्टिफिकेट है वो जारी नहीं होता है भाई। ठीक है, चलो प्रबंधन शक्ति, पावर ऑफ मेंबर्स,
डायरेक्टर्स या पार्टनर्स। तो कंपनी प्रबंधन की शक्ति डायरेक्टर के पास होता है, जबकि एलएलपी में प्रबंधन की शक्ति पार्टनर्स के पास होता है, इसमें पार्टनर के पास और इसमें डायरेक्टर के पास। उसके बाद लेखा बहियां, कंपनी लेखा पुस्तक और रख रखाव, कंपनी एक्ट 2013 अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या करता है भाई, बुक ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट की बुक को रखता है, जबकि ये क्या करता है, लेखा पुस्तक रख रखाव एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग रखता है, ये एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग रखते हैं और ये कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रखता है। उसके बाद न्यूनतम सदस्यों की संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है भाई, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, कंपनी प्राइवेट कंपनी 2 और पब्लिक कंपनी 7 मिनिमम, ये ऊपर भी पढ़ाया हूं मैं, ठीक है, तो स्पीड से बढ़ जाते हैं। एलएलपी में न्यूनतम 2 साझेदार आवश्यक होते हैं। पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन, कंपनी डायरेक्टर का पारिश्रमिक कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। कंपनी एक्ट 2013 में जो भी बात बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टर को पारिश्रमिक दिया जाता है, ठीक है भाई, जबकि एलएलपी में पार्टनर्स का पारिश्रमिक एलएलपी एग्रीमेंट के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। अब ये डिफरेंस को आप लोगों को डब्बा बना के शॉर्ट में बता दिया गया है, कॉलम बना के, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं, क्या एक कंपनी साझेदारी फॉर्म में सदस्य बन सकती है, ये आप लोगों का एक पॉइंट आता है, एक मुद्दा बनता है, क्या एक कंपनी साझेदारी फर्म में सदस्य बन सकता है, कैन अ कंपनी बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखो भाई, जैसे एक कंपनी है अलग, अब मैं हूं एक अलग, अब मेरे को पार्टनर चाहिए। अब मैं किसी कंपनी से बात किया, एक एग्जांपल है टाटा एंड बिरला, अब मेरे को कुछ काम करना है, अब मेरे को पार्टनर चाहिए, तो मैं ओनली किसी आदमी को ही ले सकता हूं कि कोई कंपनी को भी ले सकता हूं, ये अभी अपन जानेंगे, ठीक है भाई। तो क्या बोलते हैं आंसर, हाँ बन सकती है, मतलब कंपनी को भी मैं अपना पार्टनर बना सकता हूं, ये बात याद रखना, ठीक है। कंपनी एक वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है, क्या है भाई, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसलिए वो अपने नाम से अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी कारण कंपनी साझेदारी फर्म का सदस्य बन सकता है। तो बन सकता है, याद रखना क्यों बन सकता है, क्योंकि वो भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका एक सेपरेट सिग्नेचर होता है, उसका सार मुद्रा होता है, सील होता है, ठीक है। इस कारण वो क्या कर सकता है, वो भी पार्टनरशिप कर सकता है, ठीक है भाई, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कंपनी साझेदारी फर्म की सदस्य भी बन सकता है। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन and can enter into contract in its own name. Therefore, a company can become a partner in a पार्टनरशिप फर्म। लेकिन कंपनी केवल उन्हीं उद्देश्यों के लिए साझेदारी में प्रवेश कर सकती है जो उसके पार्षद सीमा नियम में वर्णित हो। मतलब जो आप लोगों के कंपनी का जो MOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें जो एम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग अगर वो पार्टनरशिप हो तभी वो कर सकता है ना। हाउएवर इट कैन डू सो ओनली इफ सच पावर इज ऑथराइज्ड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब ऑथराइज्ड हो किसमें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, MOA में, तभी वो क्या कर सकता है भाई, वो पार्टनरशिप कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो भाई, यहाँ आप लोगों को एग्जांपल दिया गया है, मान लीजिए ABC लिमिटेड के MOA में कंसल्टेंसी बिजनेस का उद्देश्य लिखा है, किसका भाई, ABC लिमिटेड के MOA में कंसल्टेंसी बिजनेस का उद्देश्य लिखा है, तब ABC लिमिटेड किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कंसल्टेंसी पार्टनरशिप फर्म बना, मतलब कंसल्टेंसी बिजनेस का ही वो क्या कर पाएगा, पार्टनरशिप कर पाएगा, अदर देन वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन समझ में आया होगा कि एक कंपनी पार्टनरशिप कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उसके कंडीशन क्या है ये आपको अभी समझ आया होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निगमित निकाय तथा निगमित कंपनी में भेद, डिफरेंस बिटवीन कॉर्पोरेट बॉडी एंड इनकॉर्पोरेट बॉडी। तो निगमित कंपनी, इनकॉर्पोरेट बॉडी, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत संस्था को निगमित कंपनी कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पंजीकृत संस्था को निगमित कंपनी कहते हैं। याद रखना, जो भी कंपनी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड, उसी को क्या बोला जाता है, निगमित कंपनी या इनकॉर्पोरेट कंपनी बोला जाता है। एंड इनकॉर्पोरेट कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है। इनकॉर्पोरेट कंपनी कौन होता है, जो रजिस्टर्ड हो किसके अंडर में, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद आता है निगमित निकाय, बॉडी कॉर्पोरेट। तो निगमित निकाय का अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ व्यापक होता है, वाइडर कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ बॉर्डर टर्म एंड इंक्लूड कंपनीज एज वेल एज सम अदर इंस्टीट्यूट। बॉडी कॉर्पोरेट में केवल कंपनी ही नहीं बल्कि अन्य संस्था भी सम्मिलित होती है। बॉडी कॉर्पोरेट में केवल कंपनी ही नहीं बल्कि अन्य संस्था भी शामिल होती है, ये याद रखना। तो बॉडी कॉर्पोरेट में निम्नलिखित सम्मिलित नहीं है, क्या क्या सम्मिलित नहीं है, एक निगम नहीं है, कॉर्पोरेट सोल नहीं है, ऐसी संस्था जिनमें केवल एक व्यक्ति के पास अधिकार होता है, तो अ कॉर्पोरेट सोल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल पर्सन नहीं है। सहकारी समिति जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ये भी नहीं है। सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्था भी नहीं है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित संस्था, ऐसी संस्था जिन्हें केंद्र सरकार विशेष रूप से अधिसूचना द्वारा बाहर रखती है। बॉडीज नोटिफाइड
बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये सब क्या होता है भाई, इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है भाई। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, लेकिन प्रत्येक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती। एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी। ये वाक्य याद रखना भाई, यहां से आप लोगों का डायरेक्ट कथन कारण वाला क्वेश्चन बन सकता है। ये याद रखना आप लोग, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट कंपनी, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूं, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट कंपनी, ठीक है। ये पढ़ाया उसका थोड़ा सा और एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि मेरे को इंपॉर्टेंट लगा थोड़ा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बोला भाई, निगमित निकाय मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, और उसके पहले में आप लोगों को क्या पढ़ा था, निगमित कंपनी इनकॉर्पोरेट। तो निगमित कंपनी क्या पढ़ाए थे, जो 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है उसको क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। और सेकंड क्या बताया आप लोग को, निगमित निकाय बॉडी कॉर्पोरेट। इसके बारे में क्या बताया, बॉडी कॉर्पोरेट में केवल कंपनियां ही नहीं बल्कि अन्य संस्था भी शामिल होती है, मतलब इसमें और इंस्टीट्यूट भी शामिल हो जाता है, ठीक है, कंपनी के साथ साथ। इसी कारण इसको यहाँ बोला गया है कि एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी, इसी कारण ये शब्द आया है, ठीक है भाई। चलिए, निगमी पहचान संख्या, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है CIN, इसका उल्लेख कहाँ है भाई, धारा 12 में सेक्शन 12 में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है भाई। मीनिंग देख लेते हैं। CIN is a unique identification number allotted to every company registered in India। भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीकृत कंपनी जो रजिस्टर्ड कंपनी है को एक विशिष्ट यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाती है, जिसे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं, ठीक है भाई। याद रखना आप लोग कि भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पंजीकृत जो भी रजिस्टर्ड कंपनी है को एक विशिष्ट यूनिक क्या होता है, पहचान संख्या प्रदान किया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे शॉर्ट में CIN बोला जाता है। CIN इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड टू एवरी कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, ठीक है। जो भी कंपनी है सभी को अलॉट किया जाता है, यहाँ आप लोगों को लिखा है ना, अलॉटेड टू एवरी कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो भी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है सबको ये क्या किया जाता है, अलॉट किया जाता है। और ये क्या है भाई, एक आप लोगों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है भाई। चलो, उसके बाद आते हैं CIN प्रारंभ कब हुआ। नवंबर 2000 के बाद गठित सभी कंपनियों को 21 अंकों तथा अक्षरों से युक्त CIN प्रदान किया जाने लगा। CIN प्रारंभ कब हुआ भाई, नवंबर 2000 बाद के बाद गठित संबंधी कंपनी को 21 अंकों तथा अक्षरों से युक्त CIN प्रदान किया जाने लगा। सिंस नवंबर 2000 एवरी कंपनी हैज अलॉटेड 21 चार्टर्ड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है भाई, कैरेक्टर। तो नवंबर 2000 से भाई CIN का उद्देश्य, एम्स क्या होता है, CIN से निम्न जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पहला, ये जान सकते हैं कि वेदर द कंपनी इज लिस्टेड और अनलिस्टेड, वो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, ये जान सकते हैं। दूसरा बात ये जान सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि करती है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है कि बैंकिंग का, कि इंश्योरेंस का, कि IT सर्विस का, तो लिस्टेड है कि अनलिस्टेड ये भी जान सकते हैं। साथ में कंपनी किस प्रकार का आर्थिक गतिविधि करता है वो भी जान सकते हैं। साथ में अपन ये भी जान सकते हैं कि स्टेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पंजीकरण किस राज्य में हो, जैसे MP से मध्य प्रदेश में जान जाऊंगा, MS से महाराष्ट्र है बोल के जान जाऊंगा, DL से दिल्ली है बोल के मैं क्या कर जाऊंगा, जान जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी किस वर्ष स्थापित हुई, CIN से कंपनी के गठन का वर्ष, मतलब कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ, कब से ईयर में उसका स्थापना हुआ, ये अपन क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। कंपनी का स्वामित्व, ओनरशिप स्टेटस, कि वो पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी है कि गवर्नमेंट कंपनी है, में से कौन सी है, यह जानकारी भी CIN से क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, कि कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है, उनके टाइप्स का क्या पता चल जाता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कंपनी का पंजीकरण क्रमांक भी CIN से ज्ञात होता है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है कंपनी का, वो भी किससे पता चलता है भाई, CIN से पता चलता है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। अब इनके फीचर्स क्या होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो यह प्रत्येक कंपनी की यूनिक आइडेंटिटी होती है भाई, याद रखना। इट प्रोवाइड अ यूनिक आइडेंटिटी टू द कंपनी। इसमें अक्षर तथा अंक दोनों होते हैं। इट कंटेन्स बोथ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, इसमें अक्षर तथा अंक दोनों क्या होते हैं भाई, होते हैं। इसमें अक्षर भी होते हैं और अंक भी होते हैं, मतलब इसमें अल्फाबेट भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। इट इज नोन एज अ अल्फा न्यूमेरिक कोड, क्योंकि इसमें आप लोगों का नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं, इस कारण इसे अल्फा न्यूमेरिक कोड भी बोला जाता है, इसे अल्फा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं। इट इज नोन एज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड। इससे
कंपनी की मूल जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इससे क्या हो सकता है भाई, कंपनी की मूल जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, मतलब इसे क्या कर सकते हैं अपन, इंपॉर्टेंट पॉइंट कंपनी से रिलेटेड जान सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए, आज का सेशन आप लोगों का यही एंड होता है। आगे इसका और क्लास लूंगा जिसमें आप लोगों का पार्षद सीमा नियम क्या होता है, पार्षद अंतर नियम क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी मीटिंग, उनके टाइप्स, जो भी आप लोगों का सिलेबस में दिया गया है वो सारे पॉइंट मैं क्या कराऊंगा, कवर कराऊंगा। तो यहाँ मैं आप लोग को बोल के बता देता हूँ, ये आप लोगों का सिलेबस दिया गया है। अभी हमारा कौन सा पॉइंट कवर हुआ है भाई, अभी जो हमारा पॉइंट कवर हुआ है कंपनी वाले में, ये आज के पॉइंट में मैं क्या क्या कवर किया हूँ आप लोगों का, मैं यहाँ कंपनी में कवर हुआ है पहला पॉइंट, कंपनी की परिभाषा, जिसे डेफिनेशन ऑफ कंपनी बोला जाता है ना, डेफिनेशन ऑफ कंपनी देख लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, ठीक है। इसके आगे हम लोग को ये देखना है, इसके टाइप्स देखने हैं, और सामाजिक उत्तरदायित्व, ये सारे पॉइंट को अपन आगे क्या करेंगे देखेंगे। ठीक है, चलो आज का सेशन यही करते हैं। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा हो सेशन तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको हमारा कोर्स परचेज करना हो और कोर्स परचेज रिलेटेड कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर डायल कर लेना 8770123687। इस नंबर पे डायल करोगे तो कोर्स परचेज से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 20 दिन का टाइम होता है, 20 दिन का टाइम बहुत होता है। धन्यवाद। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट कर देना। धन्यवाद।